गोवा और उत्तराखंड में तो बीते दिनों ही चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन यूपी, पंजाब और मणिपुर में प्रचार पूरी तेजी से चल रहा है। 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 और यूपी में तीसरे चरण में 59 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और सबसे ज्यादा नजरें भी यहीं टिकी हुई है, क्योंकि तीसरे चरण में सपा चीफ अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की सीट पर वोटिंग होनी है। 20 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। यूपी में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होने वाला है। अब सभी सियासी दल तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सियासी पार्टियां अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जनता से संवाद कर रहे हैं। यूपी का सियासी पारा और चढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद में थे, जहाँ से उन्होंने एक बार फिर 2022 में बदलाव होगा, बीजेपी का सफाया होगा नारा देते हुए अपनी जीत का दावा किया और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आप लोगों को खाद तक नहीं दिला पाई, बोरी में भी 5 किलो की चोरी, ना रोजगार ना नौकरी। बीजेपी वाले कहते हैं कि माफिया राज आ जाएगा। पंचायत चुनाव को किसने लूटा? आपके बगल में हाथरस है, बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। कासगंज में नौजवान की हिरासत में जान चली गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो बीएसपी चीफ मायावती भी बीजेपी की घेराबंदी में जुटी है। मायावती ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि कर्ज में डूबे घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसान द्वारा जान देने की खबरें विचलित करती है, किंतु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी खुद की जान लेने की विवशता ने राष्ट्रीय चिंता, बेचैनी और आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फिर भी विकास और इंडिया शाइनिंग जैसे बीजेपी का वादा कितना सही। बीजेपी की ओर से संसद में भी बेरोजगारी की समस्या से इनकार करना इनकी ये गलत और अहंकारी सोच नहीं है तो क्या है? कौन युवा बेरोजगारी का ताना और अपमान सहना चाहता है? बीजेपी के लोग अपनी संकीर्ण सोच और मानसिकता को त्यागें, तभी देश का कुछ भला संभव। अखिलेश और मायावती ने योगी सरकार पर सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ ने हिजाब का मामला उठा दिया। इस मामले में ओवैसी के बयान का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को गजवा और हिंद बनाने का सपना देखने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। यानी बीजेपी यूपी में ध्रुवीकरण के दांव ही आजमाती दिख रही है, तो पंजाब में पार्टी विकास और सुरक्षा की बात कर रही है। पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में क्या पंजाब सुरक्षित रह सकता है? जो आदमी देश के प्रधानमंत्री का रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को कैसे सुरक्षित रख सकता है? जबकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा से मुक्त करेंगे। अरे ओ केजरीवाल जी, पूरे दिल्ली को शराब में डुबोने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हैं कि हम नशे से मुक्त करेंगे। क्या ये पंजाब को नशा मुक्त कर सकते हैं? चुनावी जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन कौन किस पर कितना हावी होता है और कौन एक दूसरे को सत्ता की कुर्सी से उतार कर खुद बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तारों से सजे पोलिंग बूथ, लंबी लंबी कतारें, नया जोश, नई उमंग, ये नजारा है लोकतंत्र के महापर्व का, जिसमें मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर 586, उत्तराखंड की 70 सीटों पर 632 और गोवा की 40 सीटों पर 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। आम जनता के साथ साथ दिग्गज नेता भी मतदान कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में, राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में वोट डाला। इस चुनाव को बीजेपी की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि यूपी के दूसरे फेज की सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर सीट पर योगी के आधा दर्जन मंत्रियों और कई हाई प्रोफाइल नेताओं की साख दांव पर लगी है। तो वहीं पहाड़ से लेकर समुद्री राज्य तक बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। अभी अग्नि परीक्षा बीजेपी पास कर पाएगी या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी दिन सियासी पारा जमकर गरमा रहा है। यूपी में ईवीएम में खराबी की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ईवीएम खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष योगी सरकार पर बरस रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर्दी के मौसम में उत्तराखंड का सियासी पारा भी गर्म है, क्योंकि कांग्रेस ने सीएम धामी पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता और सीएम खुद वोटर्स को पैसा और शराब बांट रहे हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। वहीं गोवा में भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी आज सुबह से ही चुनावी घमासान जोरों पर है। अब देखना होगा शाम होते होते सियासत क्या रंग बदलती है।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश में एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़नी तय है। क्या है कांग्रेस की नई रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में 20 फरवरी को सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। सियासी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में है और सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में एक और बड़ा दांव खेल दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने ये ऐलान किया है कि अगर मैं सत्ता में वापस आता हूं तो युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा। मुझे सिर्फ 3 महीने मिले, अगर मुझे 5 साल मिलते तो मैं 1 लाख नौकरी देता। चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सीएम का कहना है कि आम आदमी पार्टी हर दिन झूठ बोलती है। मैं हैरान हूं कि वो कैसे हर दिन झूठ बोलते हैं। वो किस बदलाव को लाने की बात कर रहे हैं, वो हैं कौन? खैर, अरविंद केजरीवाल का झूठ तो जनता के सामने आ ही चुका है, लेकिन चन्नी के इस वादे पर जनता कितना विश्वास करती है वो भी 10 मार्च को सामने आ जाएगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज यूपी में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग कराई जा रही है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज है। सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है, इसीलिए दिग्गज नेता वोट की अपील कर रहे हैं। आज पीएम मोदी से लेकर प्रियंका गांधी और मायावती ने जनता से बढ़ चढ़कर वोट का आग्रह किया है। चुनावी इतिहास बताता है कि जब जब बम्पर वोटिंग होती है तब तब नेताओं की जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसीलिए हर चुनाव में दिग्गज नेता जनता से वोट अपील करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण, गोवा और उत्तराखंड चुनाव में भी लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने का आग्रह किया जा रहा है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आज उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मतदान होगा। मैं उन सभी लोगों से आह्वान करता हूँ जो आज मतदान देने के योग्य हैं और रिकॉर्ड संख्या में ऐसा करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा, मैं गोवा की बहनों और भाइयों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। एक स्थिर, निर्णायक और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही राज्य का विकास सुनिश्चित कर सकती है। इसलिए आप सभी से अपील है कि बाहर आएं और समृद्ध गोवा के लिए वोट करें। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में अहम भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिखा कि प्रिय उत्तराखंड वासियों, पहाड़, प्रकृति, परंपराएं और प्रेम उत्तराखंड की ताकत है। आज उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य और उत्तराखंडी स्वाभिमानी के लिए लोकतंत्र के सबसे मजबूत हथियार एवं वोट का इस्तेमाल कीजिए। वहीं मायावती ने भी ट्वीट कर लिखा कि अपने जान, माल, इज्जत, आबरू की तरह अपने वोट की भी रक्षा कीजिए। सभी प्रकार की लालच और भय आदि से मुक्त होकर वोट डालने के संवैधानिक हक का इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ ही आरएलडी के जयंत चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज प्यार, सौहार्द, भाईचारा और विकास के लिए वोट करें। अब राजनीतिक दल जनता से बम्पर वोटिंग की अपील कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोग किसकी झोली में वोटों की बारिश कर उसे विजय बनाते हैं। यूपी में आज 55 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की इन सीटों पर मुसलमान और गन्ना किसान जिस ओर जाएंगे उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। वैसे गन्ना की खेती करने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही है, लेकिन मुसलमानों की बात हम यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां दूसरे चरण में वोटिंग चल रही है वहां की अधिकांश सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में दूसरे चरण का मतदान बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2017 में इनमें से 38 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, जबकि सपा को 15 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। दूसरे चरण में जहां वोटिंग चल रही है उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर और संभल जिले की विधानसभा सीटें शामिल है। इन सभी जिलों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। मुरादाबाद में 50.8%, रामपुर में 50.6%, शाहजहांपुर में 44.12%, सहारनपुर में 41.95% और बिजनौर में 43.04% मुस्लिम मतदाता है। अमरोहा में 40.04%, संभल में 32.9% और बरेली में 34.54%, बदायूं में 21.47% मुस्लिम आबादी है। यानी साफ है कि दूसरे चरण में जिस तरफ मुस्लिमों का रुझान होगा उसी दल की जीतने की संभावना भी ज्यादा होगी। मुस्लिम वोटों के साथ इस दौर में गन्ना किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि वोटिंग गन्ना बेल्ट में ही चल रही है, जहां गन्ना की कीमत के साथ साथ उनके समय पर भुगतान सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
प्रशासनिक दावों के अनुसार बरेली में 70% गन्ना किसान हैं, तो सहारनपुर में 65%, अमरोहा और मुरादाबाद में 60-60%, बिजनौर में 50%, रामपुर में 45%, बदायूं में 40%, शाहजहांपुर और संभल में 35% गन्ना किसान हैं। किस जिले में कितने गन्ना किसान? बरेली 70%, सहारनपुर 65%, अमरोहा 60%, मुरादाबाद 60%, बिजनौर 50%, रामपुर 45%, बदायूं 40%, शाहजहांपुर 35%, संभल 35%। गन्ना किसान है और किसानों का एक ही कहना है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे भुगतान की देखभाल करे। कर्ज लेना कोई समाधान नहीं होता, लेकिन किसानों का कहना है कि गन्ना मिलें हमारा भुगतान नहीं करती और जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हमें ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इसके साथ गन्ना की कीमत भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। किसान 400 रुपए क्विंटल गन्ना की कीमत मांग रहे हैं। कल 14 फरवरी को उत्तराखंड, गोवा की सभी सीटों पर और यूपी में 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के जवानों को तैयार किया गया है। अब नजरें मतदाताओं पर है। उत्तराखंड की सभी 70, गोवा की 40 विधानसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की 55 सीटों के लिए कल मतदान होना है। मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच गई हैं। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। उत्तराखंड में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उत्तराखंड में सरकार बदलने का इतिहास कायम रहेगा या फिर बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। राज्य की 70 सीटों पर 632 उम्मीदवार मैदान में है। सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी कांग्रेस, आप ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों ही दल अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव मैदान में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनगर में मुकाबला मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच है। हरिद्वार ग्रामीण से धामी सरकार में मंत्री यतीश्वर आनंद और पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा टक्कर दे रही है। अनुपमा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध अनियान नरेंद्र नगर से, गणेश जोशी मसूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से मैदान में है। चौवट्टाखल से मंत्री सतपाल महाराज, काला ढूंगी से बंसीधर भगत, रुड़की से प्रदीप बत्रा और दीदीहाट से विशन सिंह चुफल शामिल हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार माने जा रहे हरीश रावत लालकुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीती थी, लेकिन राज्य का इतिहास बीजेपी को डरा रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दूसरी ओर गोवा की सभी 40 सीटों पर भी कल ही वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। टीएमसी और एमजेपी के बीच गठबंधन है, तो शिवसेना और एनसीपी के बीच गठजोड़ हुआ है। गोवा के 40 विधानसभा सीट के लिए 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की राजधानी पणजी की सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। यहां से पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्पल ने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। 14 फरवरी को यूपी में भी वोटिंग होनी है। राज्य में 55 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। यूपी में इससे पहले 10 फरवरी को 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में रामपुर से मोहम्मद आजम खान सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला सुआर से सपा की टिकट पर मैदान में है। शाहजहांपुर से योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी सपा की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। धर्म सिंह सैनी चुनावों के ऐलान होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख बिलासपुर से, बदायूं से महेश चंद्र गुप्ता और चंदौसी से गुलाब देवी भी चुनाव लड़ रही हैं। बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया आरोन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। उन्हें पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आरोन सपा में शामिल हो गई और वो बरेली टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गोवा के सभी 40 सीटों पर विभिन्न पार्टियों के 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रहा है। इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टी भी गोवा में एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। तो अब तक क्या है गोवा का चुनावी माहौल, आइए देखते हैं।
गोवा के सभी 40 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। लोग अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं। गोवा के 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता तय कर रही है। कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य में 100 से ज्यादा महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि 2017 की बात करें तो कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में 40 में से 17 विधानसभा सीटें आई थी। वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थी, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर छोटे दलों का समर्थन लेकर राज्य में अपनी सरकार बना ली थी। कांग्रेस पहले से ही राज्य में मजबूत है, इसलिए गोवा में आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि मैदान में दल तो कई हैं। गोवा में प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कई नाम सामने आते हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि भाजपा से हैं, दिगंबर कामत कांग्रेस पार्टी से हैं, चर्चिल अलेमाओ टीएमसी के उम्मीदवार हैं, रवि नायक भाजपा के उम्मीदवार हैं, लक्ष्मीकांत पारसेकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी से हैं, सुनील धवलीकर एमजीबी पार्टी से हैं और अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं इस बार गोवा के पणजी सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि इस सीट में दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर चुनावी मैदान में हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से इसी सीट से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर उत्पल पर्रिकर इस सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। गोवा में इन सारे उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी विकास का राग अलाप रही है, तो वहीं विपक्षी दल उसकी कमजोरी को हथियार बनाकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर योगी की जाति को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, जिससे अमित शाह के माथे पर भी शिकन बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है, तभी तो राजनीतिक दल भी जाति के सहारे जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब की बार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने सीएम योगी की जाति को मुद्दा बना लिया है, जिसके जरिए सत्तारूढ़ दल की जमकर घेराबंदी की जा रही है। इस मोर्चेबंदी पर सीएम योगी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी परेशान हैं। इसीलिए उन्होंने योगी को किनारे कर खुद कमान संभाली है। दरअसल संन्यास ग्रहण करने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह विष्ट था। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। चुनाव को भी अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड को लेकर प्रचार की राजनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है। इस बात से अमित शाह भी वाकिफ हैं। उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति की वजह से कुछ वर्गों के साथ नुकसान है, इसीलिए शाह ने सुनिश्चित किया कि ओबीसी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केशव मौर्य और अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं को चुनावी अभियान में चेहरा बनाया जाए। इसके बाद शाह ने प्रदेश का दौरा भी शुरू किया। जातिवाद की राजनीति में आगे रहने के लिए बीजेपी ने पिछली बार से ज्यादा सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दी हैं। दरअसल जनवरी की शुरुआत में स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ अन्य ओबीसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद भी बीजेपी को जोरदार धक्का लगा है। इसीलिए शाह पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जातिवाद की राजनीति के जाल में कौन फंसता है और कौन निकलकर सत्ता के शिखर पर पहुंचता है। आगामी 20 फरवरी को पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और राज्य में रैलियों का दौर भी जारी है। उसी कड़ी में आज पंजाब की सियासत में माहौल काफी गर्म रहा, क्योंकि आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में चुनावी हुंकार भरी। क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। आज पंजाब की सियासत अपने चरम पर रही, क्योंकि आज प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कैप्टन पर जमकर निशाना साधा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन के दौरान आम आदमी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, प्रियंका ने दिल्ली मॉडल पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी को आरएसएस की ही शाखा बता दिया। प्रियंका ने आप पर बरसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आरएसएस से निकली है। दिल्ली में शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के नाम पर कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अपने निशाने पर ले लिया। प्रियंका ने कहा, पंजाब में हमारी सरकार थी, लेकिन उसे दिल्ली से संचालित किया जा रहा था, कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा द्वारा। ये छिपा हुआ गठबंधन अब सबके सामने आ गया है। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे यही वजह है। प्रियंका ने जहां एक तरफ बीजेपी और आप पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अमित शाह ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने का वादा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब में सुरक्षा का मामला उठाते हुए सीएम चन्नी को घेरा। यानी आज पंजाब में सियासत अपने चरम पर रही। अब सभी दल कोशिशों में तो लगे हुए हैं, लेकिन किसकी कोशिश कामयाब होती है, ये तो 10 मार्च को ही पता